विपुल का सबसे बड़ा डर आखिरकार सच साबित हो गया। रिवर की गहराई से एक विशालकाय काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके आने की आहट इतनी डरावनी थी कि वुडन बोट के आसपास मंडरा रहे सारे अल्फा अचानक हड़बड़ाने लग गए। वो इधर उधर भागते हुए तेजी से 9-2-11 हो गए, मानो किसी खौफनाक चीज से जान बचा रहे हों। जो रिवर अब तक एकदम काल्म और स्टेबल नजर आ रही थी, उसके सरफेस पर अब वेव्स की कई लेयर्स एक के बाद एक अपीयर शुरू होने लगी, मानो कोई बहुत बड़ा क्रिएचर नीचे से पानी को पुश कर रहा हो। इतने ऑब्वियस साइंस के बाद अरसलान, विपुल और बाकी लोगों को सिचुएशन की सीरियसनेस का पूरा एहसास हो गया। उनके चेहरे सख्त और टेंशन से भरे हुए थे और उनकी नजरें बिना पलक झपकाए रिवर के सरफेस को ऐसे घूर रहे थे मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। छपाक अचानक एक ह्यूज वेव उठी और जोर से आकर वुडन बोट से टकराई। अगर विपुल ने पूरी ताकत लगाकर उसे कंट्रोल ना करी होती तो वो बोट उसी पल पलट जाती। अरसलान, बटरफ्लाई और साथ आए बाकी लोगों ने अपने कंपेनियन बीस्ट्स का इस्तेमाल करके उस रिवर वायंटर को ब्लॉक किया जो वुडन बोट में आकर गिर रहा था। उन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि बोट में मौजूद कोई भी इंसान भीग ना जाए और ना ही रिवर का पानी बोट के अंदर भर सके। लेकिन जल्द ही सबकी निगाहें सामने के नजारे पर ठहर गईं। रिवर से एक ह्यूज शरीर धीरे धीरे बाहर निकलता गया। वो सिर उठाए उनकी ओर इस तरह देख रहा था मानो कोई भगवान हो जिसकी नजरों से कुछ भी ना छुप सकता हो। उसके सामने इंसान तो दूर, वुडन बोट तक एंट की तरह टाइनी लग रही थी। हालांकि उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा अभी भी रिवर में डूबा हुआ था, जिससे उसकी पूरी अपीयरेंस देख पाना डिफिकल्ट था। लेकिन जितना दिखाई दे रहा था वो ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो एक ड्रैगन था, मगर कंप्लीटली नहीं। उसकी अपीयरेंस तो ड्रैगन जैसी ही थी, मगर वो फ्लैश और ब्लड से बना हुआ क्रिएचर नहीं था। उसमें ना तो ड्रैगन के स्केल्स थे, ना ही फ्लैश। वो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोरल्स से मिलाकर एक डैजलिंग और शानदार ड्रैगन को कंडेंस किया हो। आशु ने पहले भी कई ड्रैगन देखे थे, जैसे कि ओल्ड ड्रैगन केव का व्हाइट ड्रैगन अंडरग्राउंड, समुद्र के काले ड्रैगन टॉर्च ड्रैगन टेम्पल का टॉर्च ड्रैगन, और यहां तक कि वेस्टर्न ड्रैगन भी। लेकिन आशु ने जितने भी ड्रैगन अब तक देखे थे, उनमें से कोई भी इस ड्रैगन जितना अजीब और खूबसूरत नहीं था। उसका कोरल जैसा शरीर उसके इमोशंस के मुताबिक कलर चेंज कर रहा था। कभी वो जेड की तरह व्हाइट दिखता, कभी खून जैसा रेड, और कभी कभी तो इंद्रधनुषी कलर्स से चमक उठता। वो किसी क्रिएचर जैसा कम, बल्कि किसी डिवाइन आर्टवर्क की तरह लग रहा था। एक ह्यूज यूनिक क्राफ्ट जिसे देखकर सांस थम जाए। क्या क्या ये वही लीजेंडरी ड्रैगन किंग अल्फा हो सकता है? हे, ऊपर वाले ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में कोई ड्रैगन की लाश नहीं थी। वहां तो एक्चुअली ड्रैगन किंग अल्फा मौजूद है। विपुल की आंखें हैरानी और खौफ के मारे चौड़ी हो गईं। वो उस खूबसूरत लेकिन डरावने क्रिएचर को घूरते हुए खुद ब खुद ही चिल्ला उठा। अरिहंत और अभय की हालत तो और भी बुरी थी। वो डायरेक्ट बोट पर कोलैप्स हो गए और फिर ड्रैगन किंग अल्फा के सामने काउटाउ करने लग गए। एक ऐसा इंसान जैसे आशु, जो अल्फा को पालने की ट्रेडिशन से नहीं जुड़ा था, शायद इस ड्रैगन किंग अल्फा की अहमियत पूरी तरह ना समझ पाए। लेकिन विपुल और उसके जैसे लोगों के लिए इसका मतलब ईश्वर के साक्षात दर्शन करना था। उनके अंदर से फाइटिंग स्पिरिट ही खत्म हो चुकी थी। वो अब उस बोट पर सिर्फ बलि के मेमनों जैसे थे, जो बस अपनी आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहे हों। किस्से कहानियों के मुताबिक फीनिक्स को अल्फा का दुश्मन माना जाता था, जबकि यह भी माना जाता था कि दुनिया के सारे अल्फा ड्रैगन से प्रोड्यूस हुए थे। कुछ इलाकों में ड्रैगन को भगवान का दर्जा दिया गया था। वहां यह माना जाता था कि अगर इंसानों ने इन गोड्स को नाराज कर दिया तो वे बीमारियां, महामारियां और तरह तरह के डिजास्टर्स भेजकर उन्हें पनिश करते हैं। असल में ये सारे डिजास्टर्स अल्फा के जरिए आते थे, और अल्फा ऐसे क्रिएचर होते थे जो ड्रैगन गोड के शरीर में पैरासाइट की तरह रहते थे। ये अल्फा खुद ड्रैगन गोड के बजाय उन इंसानों को पनिशमेंट देने आते जो किसी ना किसी तरह गलत थे। मॉडर्न इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो अल्फा असल में ड्रैगन गोड पर पैरासाइट के तौर पर पलने वाले क्रिएचर थे। बेशक ये सब एक सर्टेन इलाके की कहावत का हिस्सा था। ये सच है या नहीं, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। हालांकि उन इलाकों की कहावत में कहा जाता था कि अगर ड्रैगन गोड के शरीर पर पलने वाले पैरासाइट, यानी कि अल्फा, अगर बेहद पावरफुल हो जाए तो वो पूरी सिचुएशन को पलट सकते हैं। ऐसे में वो खुद ड्रैगन गोड को एक अल्फा में ट्रांसफॉर्म कर देते और तब जन्म होता लीजेंडरी अल्फा किंग का,
जिसे कहा जाता था ड्रैगन किंग अल्फा। ये सब दरअसल सिर्फ एक लोकल रीजन में मशहूर हुई कहावत थी। आज तक किसी ने ड्रैगन किंग अल्फा को देखा नहीं था। यहां तक कि इस मॉडर्न एरा में भी ज्यादातर लोग यही मानते थे कि अल्फा कभी इतनी स्ट्रेंथ अचीव ही नहीं कर सकते कि वो एक ड्रैगन गोड को ही ट्रांसफॉर्म कर अल्फा में बदल दें। मगर इस वक्त उनके सामने जो लाइफ फॉर्म खड़ा था, उसमें बिना शक ड्रैगन और अल्फा दोनों की ही खूबियां यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थीं। उसका लुक कंप्लीटली किसी डिवाइन ड्रैगन जैसा था, और उसमें वही डोमिनेटिंग ऑरा भी था जिसे ड्रैगन माइट कहा जाता है। लेकिन उसका शरीर किसी फ्लैश और बोन्स से नहीं बना था, बल्कि बिल्कुल कोरल के स्ट्रक्चर जैसा लग रहा था। और कोरल अपने आप में भी कुछ नहीं होता, वो तो अनगिनत कोरल वर्म्स से मिलकर बना होता है। ठीक उसी तरह उनके सामने खड़ा ये क्रिएचर भी एक ऐसी लाइफ फॉर्म था जो अनगिनत अल्फा के फ्यूज होने से बना था। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी एंटिटी थी जिसमें ना जाने कितने अल्फा मर्ज होकर एक हो चुके थे। एक फ्यूज्ड कॉन्शियसनेस, एक लिविंग मॉन्स्टर जो अब किस्से या कहानियों का किरदार नहीं, बल्कि हकीकत बनकर उनके सामने था। इस क्रिएचर की कैरेक्टरिस्टिक्स लीजेंड में बताए जाने वाले ड्रैगन किंग अल्फा से बेहद मिलती जुलती थीं। और तो और जीन जब से ये रहस्यमयी बीइंग, जिसके ड्रैगन किंग अल्फा होने के पूरे पूरे चांसेस थे, अपीयर हुआ था, अभय अरिहंत और विपुल के शरीर पर मौजूद अल्फा बुरी तरह कांपने लगे थे। वे मूव होने के काबिल भी नहीं थे, मानो उन पर कोई इनविजिबल हैवी आइस जम गई हो। वो अब जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। ये सप्रेशन तो उस चूजे के सप्रेशन से भी ज्यादा खतरनाक था। और ऐसे लोगों के लिए जो अल्फा पालते हैं, ये सिचुएशन सीधा मौत के बराबर थी, क्योंकि अगर उनके अल्फा इनएक्टिव हो जाए तो ना वे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ना ही फाइट करना मुमकिन था। चूजा बोट के आगे खड़ा हुआ और ड्रैगन किंग अल्फा की तरफ तीखे अंदाज में चिचियाया। देखने में वो काफी अग्रेसिव लग रहा था, जैसे एक बहादुर योद्धा चैलेंज दे रहा हो। लेकिन आशु, जो उससे अच्छी तरह वाकिफ था, उसकी चीखों के पीछे छिपी हिचकिचाहट को साफ साफ महसूस कर सकता था। अगर चूजे के अंदर कॉन्फिडेंस होता तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अब तक फेनिक्स फ्लेम्स उगल चुका होता और सामने खड़े उस क्रिएचर को जलाकर राख में बदलने की कोशिश कर चुका होता। मगर इस बार वो सिर्फ चिचिया रहा था, जैसे फ्लेम्स नहीं, बस डर। उसके अंदर बर्न हो रहा हो। ड्रैगन किंग अल्फा ने कोल्ड मेजर्ड नजर से चूजे और आंसू को घूरा। बाकी अल्फा की तरह वो चूजे से डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि सच कहें तो उसने तो चूजे को कोई खतरा ही नहीं माना। चाहे चूजे के अंदर फीनिक्स की ब्लड लाइन हो, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था। इसी वजह से वो मामूली अल्फा को तो सप्रेस सकता था, लेकिन ड्रैगन किंग अल्फा जैसी सत्ता के सामने उसकी ताकत बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। आशु ने नोटिस किया कि ड्रैगन किंग अल्फा की निगाहें बार बार उसी कैलाबैश पर टिक रही थीं जिसमें कॉर्प्स बग कैद था। ऑब्वियस है, उसकी दिलचस्पी उसी में थी। शायद ये वही चीज थी जो उसे यहां तक खींच लाई थी। विपुल ने कांपते हाथों से वो कैलाबैश उठाया और रेवरेंटली ड्रैगन किंग अल्फा की ओर बढ़ा दिया। अल्फा पालने वाले के तौर पर उसके लिए ड्रैगन किंग अल्फा कोई मामूली बीइंग नहीं था। वो तो जैसे उसके फेथ का सुप्रीम डायटी था, और उस डायटी के सामने विद्रोह करना किसी पाप से कम नहीं होता। लेकिन ठीक उसी पल एक हल्के से फ्लैश के साथ आंसू बोट के अगले सिरे पर आ खड़ा हुआ। उसने विपुल के हाथ से वो कैलाबैश ले लिया और अब वो खुद उसे हाथ में थामे हुए सीधा ड्रैगन किंग अल्फा की आंखों में देख रहा था। क्योंकि आंशु कोई प्रोफेशनल अल्फा एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए उसे ड्रैगन किंग अल्फा से वैसा डर महसूस नहीं हो रहा था जैसा बाकी लोगों को हो रहा था। और वैसे भी अगर वो कैलाबैश सौंप भी देता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ड्रैगन किंग अल्फा उन्हें छोड़ देगा। ड्रैगन किंग अल्फा ने आंशु के एक्शन से जैसे आगाबूला होकर एक अजीब सी दहाड़ लगाई, लेकिन वो दहाड़ किसी नॉर्मल ड्रैगन की नहीं थी। आशु ने अब तक जितने भी ड्रैगनों की दहाड़ सुनी थी, ये आवाज उनसे बिल्कुल अलग थी। इसमें एक तरह की अजीब सी वाइब्रेशंस थी, एक अननोन टाइप का रेजोनेंस जो सीधे अंदर तक गूंज रहा था। उस दहाड़ के बीच विपुल और बाकी साथियों के चेहरे दर्द की वजह से कंटौट हो उठे। उन्होंने अपने सिर कसकर पकड़ लिए, जैसे कोई इनविजिबल इंसेक्ट उनके दिमाग में दांत गड़ा रहा हो, काट रहा हो, चबा रहा हो। आशु ने भी फील किया जैसे कोई बहुत ही टाइनी क्रिएचर उसके कानों में घुस आया हो और अब वो उसके दिमाग की ओर बढ़ रहा था, धीमे धीमे मगर जानलेवा इरादों के साथ। ये एक साउंड अल्फा है जो साउंड को यूज करता है।
जल्दी से अपने कान बंद कर लो, उस आवाज को मत सुनो। विपुल दर्द में चिल्लाया। इनफैक्ट ट्रुथ लिसनर और सुप्रीम हेल्किंग लाइफ सोल के इन्फ्लुएंस में आशु पहले ही उन साउंड वेव्स में छिपे हुए साउंड अल्फा को डिस्कवर कर चुका था। उसने सुप्रीम हेल किंग लाइफ सोल की अपने शरीर पर कंट्रोल करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी सुनने की पावर को पूरी तरह सील कर दिया और साउंड अल्फा को अंदर घुसने से रोक दिया। मुझे पता है कि तुम मेरी बात समझ सकते हो। हमें ड्रैगन कॉर्प्स रिवर से निकलने दो और हम इसके अंदर मौजूद कॉर्प्स बग तुम्हें लौटा देंगे, लेकिन अगर हम में से कोई भी मरा तो ध्यान रखना, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारे लिए भी नरक जाना आसान कर दूंगा। आशु ने हाथ में पकड़ा हुआ कैलाबैश उठाते हुए ड्रैगन किंग अल्फा से कहा। आशु की बात सुन। ड्रैगन किंग अल्फा गुस्से से बेकाबू हो गया और जोर से दहाड़ते हुए आशु की तरफ ड्रैगन्स का सबसे फेमस अटैक ड्रैगन ब्रेथ लाइनंज कर दिया। ड्रैगन ब्रेथ एक टाइड की तरह थी, विशाल और टेरिफाइंग, मानो सब कुछ निगल जाएगी। तभी चूजा मुंह खोलकर गोल्डन फ्लेम्स उगलने लगा। जब वो गोल्डन फ्लेम्स ड्रैगन ब्रेथ से जाकर टकराईं तो ड्रैगन ब्रेथ का एक हिस्सा जलकर राख हो गया, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह सप्रेस नहीं हुई। वो अब सीधे वुडन बोट को अपनी चपेट में लेने वाली थी। विपुल, अरिहंत और अभय के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं बची थी कि उसका सामना कर सकें। अरसलान, बटरफ्लाई और म्यूट ने पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन ब्रेथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार चली गईं। उनके चेहरे पर बेचैनी और बेबसी साफ दिख रही थी। अचानक आंसू के कंधे पर बैठा व्हाइट चूजा अपने विंग्स फड़फड़ाता हुआ उड़ गया और सीधे ड्रैगन ब्रेथ के सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुंह खोला और उस ह्यूज ड्रैगन ब्रेथ को अंदर खींचना शुरू कर दिया। वो ड्रैगन ब्रेथ जो आसमान भर में फैल गई थी, सब की सब व्हाइट चूजे के मुंह में समा गई, मानो वहां कुछ था ही नहीं। विपुल, बटरफ्लाई और बाकियों की आंखें उस व्हाइट चूजे पर ठिक गईं। वो जानते थे कि ये गोल्डन चूजा बहुत पावरफुल था और उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद ये किसी फीनिक्स का वंशज हो। लेकिन ताई सुई ने जो ये व्हाइट चूजे वाला लुक लिया था, वो ना ज्यादा खास लग रहा था, ना ही ऐसा दिख रहा था कि उसके पास कोई फायर एलिमेंटल एट्रीब्यूट है। ऊपर से उसकी अपीयरेंस भी ऐसी नहीं थी जो किसी फीनिक्स की याद दिलाए। तो फिर वो फीनिक्स का वंशज कैसे हो सकता था? वैसे भी फीनिक्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। अगर किसी को एक मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये इमेजिन करना भी डिफिकल्ट था कि कोई इंसान दो दो फीनिक्स रख सकता है। इसके अलावा ताई अक्सर एकदम सुस्त सा रहता था। ज्यादातर समय वो आंसू के कंधे पर बिना हिले डुले बैठा रहता, जैसे उसे कुछ होश ही ना हो। इस वजह से बाकियों ने कभी भी उस बेवकूफ से दिखने वाले फाइट चूजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन्हें यही लगता था कि वो बस एक मामूली इपिक क्लास का कंपेनियन बीस्ट है। लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा तब हुई जब ताई सुई ने अपना मुंह खोला और ड्रैगन किंग अल्फा की खौफनाक ड्रैगन ब्रेथ को ऐसे निगल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये नजारा देखकर सब लोग हैरान तो हुए ही, साथ ही उन्हें एक सुखद झटका भी लगा। हालांकि ताई सुई बेहद पावरफुल था, पर वो कोई इनविंसिबल एग्जिस्टेंस नहीं था। असली बात यह थी कि ड्रैगन किंग अल्फा की ड्रैगन ब्रेथ रियल ड्रैगन की ड्रैगन ब्रेथ जैसी नहीं थी। ड्रैगन किंग अल्फा की ये ब्रेथ दरअसल कॉर्प्स बग के कॉर्प्स फोग जैसी थी, जो हजारों छोटे छोटे अल्फा के फ्यूज होने पर फॉर्म हुई थी। और यही वो चीज थी जिनका ताई सुई नेमेसिस था। सच कहें तो सिर्फ ड्रैगन ब्रेथ ही नहीं, बल्कि खुद ड्रैगन किंग अल्फा भी अनगिनत माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर से बना एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। और ताई सुई के लिए ड्रैगन किंग अल्फा का शरीर किसी शाही दावत से कम नहीं था, जिसका लुत्फ उठाने के लिए ताई सुई ने अपने विंग्स फड़फड़ाए और सीधा ड्रैगन किंग अल्फा की तरफ बढ़ गया। लेकिन ड्रैगन किंग अल्फा को जाहिर तौर पर ताई सुई की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। उसने मुंह खोला और सामने उड़ते हुए ताई सुई को सीधा निगल लिया। और यही थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। दूसरी ओर सब शायनक रह गए। सभी को लगा था कि वो व्हाइट बर्ड शायद ड्रैगन किंग अल्फा का सामना कर पाएगी, लेकिन जो हुआ वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट था। उसे पूरी को एक ही बार में निगल ली गई। ड्रैगन किंग अल्फा तो सारे अल्फा का किंग था। उसके शरीर के अंदर हर तरह के सबटल और डेडली अल्फा मौजूद थे। अगर कोई उसके पेट में चला जाता तो उसका शरीर इन अनगिनत अल्फा से भर जाता। यहां तक कि कोई मिथिकल क्रिएचर भी शायद इस अटैक को विथस्टैंड ना कर पाए। लेकिन तभी विपुल और बाकी लोगों ने देखा
कि ड्रैगन किंग अल्फा ने आसमान की ओर सिर उठाकर दर्द भरी दहाड़ मारी, मानो वो बेइंतहा दर्द में हो। फिर उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक छोटा सा सुराख उभर आया और ये उसी में से ताई सुई बाहर रेंगता हुआ निकला। बाहर आते ही उसने ड्रैगन किंग अल्फा के शरीर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। ड्रैगन किंग अल्फा का शरीर अंदर तक अल्फा से भरा हुआ था। सिर्फ छू लेने भर से कोई भी मामूली क्रिएचर उसमें पलने वाले अल्फा का शिकार हो सकता था। यहां तक कि मिथिकल बीस्ट्स भी ऐसी हालत में शायद दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते। लेकिन ये व्हाइट बर्ड, जिसे सबने मामूली समझ रखा था, अब उसी खतरनाक शरीर को ऐसे चोंच मार रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर उन्होंने साउथ डिस्ट्रिक्ट में किसी अल्फा एक्सपर्ट को यह बात बताई तो उन्हें सिर्फ पागल ही समझा जाएगा। क्या वो सच में ड्रैगन किंग अल्फा है? कहीं वो नकली तो नहीं? अरिहंत की आवाज में शक झलक रहा था। आफ्टर ऑल, जिस क्रिएचर को अनगिनत अल्फा का किंग कहा जाता था, वो एक मामूली से दिखने वाले व्हाइट चूजे से इतनी आसानी से कैसे सप्रेस हो सकता था? ताइसुई अब ड्रैगन किंग अल्फा के चारों ओर चक्कर काट रहा था और उसके शरीर पर बार बार चोंच मारता जा रहा था, जिससे उसके शरीर में जगह जगह सुराख हो गए थे। ड्रैगन किंग अल्फा ने फियर्स ड्रैगन ब्रेथ और अपना दिल को दहला देने वाला ऑरा अनलीश किया। लेकिन ये सब ताई सुई पर बेअसर साबित हुआ, क्योंकि ताई सुई उन माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर का नेमिसिस जो था। यहां तक कि टायरेंट बेहेमोथ जैसे ताकतवर कंपेनियन बीस्ट को भी ड्रैगन किंग अल्फा के ऊपर पलने वाले अल्फा इन्फेक्ट कर सकते थे। और तो और टॉर्च ड्रैगन जैसे पावरफुल मिथिकल क्रिएचर को भी ड्रैगन किंग अल्फा की स्ट्रेंथ विथस्टैंड करने में मुश्किल होती। आफ्टर ऑल, ड्रैगन किंग अल्फा किसी आम अल्फा से नहीं बना था। वो ऐसे अल्फा से प्रोड्यूस हुआ था जिन्होंने एक रियल ड्रैगन को निगला था, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ खासकर ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स के लिए ज्यादा खतरनाक थी। ताई सुई ड्रैगन किंग अल्फा का नेमेसिस निकला, इसीलिए चाहे ड्रैगन किंग अल्फा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ताई सुई ने उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू कर दिया। विपुल और बाकी लोग अवाक होकर अपने सामने का ये नजारा देख रहे थे। वे हैरान होकर देखते रहे कि कैसे वो छोटा सा व्हाइट चूजा ड्रैगन किंग अल्फा को खा रहा था। आखिर में ड्रैगन किंग अल्फा किसी तरह जान बचाकर पानी में कूद पड़ा और रिवर के बॉटम को चीरते हुए गायब हो गया। जो अल्फा स्पीशीज का लेजेंडरी किंग माना जाता था, वो इस तरह शर्मनाक हालत में भाग निकला। ये नजारा किसी ने सोचा तक नहीं था। ताई सुई का शरीर फूल चुका था। जाहिर है कि वो अब और नहीं खा सकता था, साथ ही उसकी स्पीड भी फास्ट नहीं थी। इसलिए वो पानी के अंदर भागते ड्रैगन किंग अल्फा का पीछा नहीं कर सका। वो वापस उड़कर आया और सीधा आंसू के कंधे पर आकर बैठ गया। विपुल और बाकी लोग हैरानी से आंसू के कंधे पर बैठे ताई सुई को देखते रह गए। उन्होंने तो ये तो इमेजिन किया था कि वो चूजा जिसकी रगों में फीनिक्स की ब्लड लाइन थी, ऑलरेडी एक गॉड लाइक एग्जिस्टेंस होगा। लेकिन ये तो उनकी सोच से भी परे था कि वो नेमलेस व्हाइट चूजा जो साफ तौर पर कोई फीनिक्स नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग निकलेगा। यहां तक कि ड्रैगन किंग अल्फा जैसे मायावी बीइंग को भी वो रौंद डालता है और उसे इस हालत में भागना पड़ता है। ये अनबिलीवेबल था। हालांकि ताई सुई देखने में हूबहू उस चूजे जैसा ही लगता था, लेकिन उसमें ना तो फीनिक्स वाला कोई ऑरा था, ना ही वैसी कोई एबिलिटीज। विपुल और अरसलान दोनों ही उसके असली ओरिजिन्स को समझ नहीं पाए। आशु ने कैलाबैश विपुल की ओर बढ़ाते हुए कहा, मास्टर कौशिक, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। विपुल ने हाथ बढ़ाकर कैलाबैश नहीं लिया। मिस्टर शाह, अगर आप ना होते तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। ऐसे में मैं इस कॉर्प्स बग को लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? बेहतर होगा कि आप ही इसे रखें। आशु मुस्कुराकर बोला, मुझे अल्फा पालने का तरीका ही नहीं आता, ऐसे में इसे रखकर भी मैं क्या करूंगा? मास्टर कौशिक, अगर आपको सच में मन में कोई कर्ज लगता है तो जब हम लौटें तब मुझे अल्फा पालने की कुछ टेक्निक्स सिखा दीजिए। विपुल ने पूरी सीरियसनेस के साथ बो करते हुए कहा, मिस्टर शाह, यह तो मेरे लिए फक्र की बात है कि आप मुझसे अल्फा पालन सीखना चाहते हैं। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। एक भी बात छुपाए बिना वापस चलकर बात करेंगे, ये जगह बातचीत के लिए ठीक नहीं है। आशु ने कहा और दोबारा कैलाबैश विपुल की ओर बढ़ा दिया। अगर ताई सुई ना होता तो एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के साथ भी ड्रैगन किंग अल्फा को हराना आसान नहीं होता, बल्कि यह भी हो सकता था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे अल्फा के पैरासिटाइजिंग इफेक्ट में आ जाते। लेकिन सच तो यह है कि ताई सुई ने भी सिर्फ ड्रैगन किंग अल्फा को जख्मी ही किया था। उसके शरीर में जो एनर्जी भरी हुई थी वो इतनी इमेंस थी कि ताई सुई उसे पूरी तरह डाइजेस्ट ही नहीं कर सका। पर जो बात आशु का ध्यान खींच रही थी
वो ये थी कि प्राइमोर्डियल स्पोर जिसे उसने रिवर में छोड़ा था, वो मौके का फायदा उठाते हुए ड्रैगन किंग अल्फा के शरीर में दाखिल हो गया था, मानो वो उसे पैरासाइट करना चाहता हो। हालांकि आशु सेंस कर सकता था कि प्राइमोर्डियल स्पोर अब भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ था। अब जब ड्रैगन किंग अल्फा उसे अपने साथ ले गया था, तो दूरी की वजह से आशु बस इतना ही सेंस कर पा रहा था कि स्पोर अब भी जिंदा है। उनके बीच का कनेक्शन अब बेहद कमजोर हो चुका था। उसे यह भी नहीं पता था कि ड्रैगन किंग अल्फा के शरीर में प्राइमोर्डियल स्पोर की हालत कैसी है। अगर मैं उसे पूरी तरह पैरासाइट बनाकर ड्रैगन किंग अल्फा को अपना गुलाम बना सका, तो साउथ डिस्ट्रिक्ट में फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। आशु ने सोचा। आशु को प्राइमोर्डियल स्पोर की सेफ्टी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके पास इटर्नल इमॉर्टलिटी लाइफ प्रोविडेंस जो था, इसीलिए उसे मार पाना आसान टास्क नहीं था। लेकिन किसी मिथिकल बीस्ट को कंप्लीटली पैरासाइट करना एक लंबी प्रोसेस थी। आशु ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे वहां से निकलना ही पड़ा। अब जब ड्रैगन किंग अल्फा का डर नहीं रहा था, बाकी अल्फा उस चूजे से डरे हुए थे। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस तरह पूरी टीम सक्सेसफुली ड्रैगन कॉर्प्स रिवर से बाहर निकल आई। आशु को अब ड्रैगन कॉर्प्स रिवर के बाहर भी प्राइमोर्डियल स्पोर की मौजूदगी का हल्का फुल्का एहसास हो रहा था। भले ही वो कनेक्शन बेहद कमजोर था, लेकिन इतना जरूर था कि उससे ये तय किया जा सके कि स्पोर जिंदा है और उसकी लोकेशन क्या है। रास्ते में आशु को कहीं भी वो छोटी हथेली का निशान नजर नहीं आया, जिससे उसे थोड़ी मायूसी हुई। ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में मौजूद अल्फा की तादाद किसी भी तरह वैली ऑफ नो रिटर्न से कम नहीं थी। अगर वो इसे गेम डंजन के तौर पर डाउनलोड कर पाता, तो ये शिकार करने के लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती थी। लेकिन अफसोस, वो छोटी हथेली का निशान उसे कहीं नहीं मिला। आइजैनल लौटने पर आशु को समर और वर्म प्रताप कहीं नजर नहीं आए। प्रोबेबली वे दोनों अब तक आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग की जगह से वापस नहीं लौटे थे। विपुल अब कॉर्प्स बग को पालने के लिए किसी सूटेबल कंटेनर का इंतजाम करना चाहता था, इसलिए वो उसी रात करुणा के लिए रवाना हो गया। आशु ने विपुल के साथ करुणा नहीं जाने का फैसला किया। इसके बजाय उसने तय किया कि कुछ दिनों बाद वहां जाकर कैलाबैश वापस ले लेगा। वो फिलहाल रुकना इसलिए चाहता था क्योंकि उसे कुमार परिवार का दौरा कर यह जानना था कि लक्ष्य और आयशा के बीच असल मामला क्या था। अरसलन ने भी ये तय किया कि वो कुछ दिन और आइजाइनल में रहेगा, फिर आशु के साथ करुणा जाएगा। उस रात आशु ने इनविजिबिलिटी रोप को एक्टिवेट किया और कुमार परिवार के रेजिडेंस की तरफ रवाना हो गया। उसका इरादा था परिवार में चुपचाप घुसपैठ करने का, ताकि कुछ सुराग मिल सके। कुमार परिवार एक एक्सोटिक मैनर में रहता था। वहां पहुंचने से पहले ही आशु को एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ। सड़क के दोनों किनारों पर लगी घास में कई अल्फा छिपे हुए थे। अगर उसके पास सुप्रीम हेल किंग लाइफ सोल और ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी ना होती, जो उसके सेंसेस को शार्प कर देती थी, तो आम इंसान के लिए उन अल्फा को देख पाना बेहद मुश्किल था। कुमार परिवार वाकई केयरफुल है। मैनर के बाहर तक अल्फा प्लांट कर रखे हैं। आशु को अल्फा की जानकारी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि कौन से अल्फा दुश्मन को सूंघ कर पहचानते हैं और कौन से आवाज से। इसलिए उसने एहतियात बरतते हुए डायरेक्ट उड़कर मैनर के अंदर एंटर किया, ताकि अल्फा को अलर्ट करने से बच सके। लेकिन मैनर के अंदर पहुंचकर आशु को पता चला कि भले ही मैनर का लेआउट बहुत डेंस था, लेकिन ये कुमार परिवार का सिर्फ बाहरी हिस्सा था। मैनर के पीछे एक वैली थी, जो एक डायमेंशनल जोन थी। कुमार परिवार का ट्रू हेडक्वार्टर भी उसी डायमेंशनल जोन में बना हुआ था। ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आशु लगातार पूरे इलाके को स्कैन करता रहा और उसने कुमार परिवार के तमाम छिपे हुए ट्रैप और मैकेनिज्म्स का पता लगा लिया। कुमार परिवार के गार्ड डायमेंशनल जोन के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे, लेकिन आशु के लिए वो कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, क्योंकि 4 लेजेंडरी स्टेज के इंसानों के लिए उसकी इनविजिबिलिटी के थ्रू देख पाना नामुमकिन था। मगर आशु की नजर जिस चीज पर जाकर ठहरी, वो कुछ और ही था। दरअसल जिस चीज ने आशु का ध्यान खींचा, वो थी डायमेंशनल जोन के एंट्रेंस पर मौजूद एक स्टैच्यू। ये स्टैच्यू काफी अजीब था। ये एक बुद्धा स्टैच्यू था, लेकिन वैसा नहीं जैसे आशु ने ड्रैगन गेट में देखे थे। ये स्टैच्यू न केवल फेरोशियस और टेरिफाइंग लग रहा था, बल्कि इसके माथे के बीचों बीच एक वर्टिकल आंख थी
और हाथ में एक अजीब सी कांटेदार फॉक था। आशु ने पहले कभी ऐसा बुद्धा स्टैच्यू नहीं देखा था, लेकिन उस स्टैच्यू की कार्विंग्स बुद्धिज्म में इस्तेमाल होने वाले डिजाइनों से मैच कर रही थी। उसकी पीठ पर एक बुद्धिस्ट ग्लोब ही इंग्रेव्ड इंडिविडुअल था। आशु को उस बुद्धा स्टैच्यू से हल्का सा गोस्लिंग आइडल जैसा ऑरा महसूस हो रहा था। स्पिरिट बाइनडी का विजन इंसानों से कुछ अलग होता है। ये केवल फॉर्म की बात नहीं है। आम इनविजिबिलिटी से उस बुद्धा स्टैच्यू को धोखा देना शायद नामुमकिन होता। इसलिए आशु ने इनविजिबिलिटी रोब का व्हील ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट करने का फैसला किया, ताकि वो अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से छिपा सके और फिर डायमेंशनल जोन में दाखिल हो सके। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड्स और बुद्धा स्टैच्यू उसे नोटिस नहीं कर पाए और आशु बिना किसी रुकावट के वैली के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे सांस लेना मुश्किल लगने लगा, मानो वैली में ऑक्सीजन ही ना हो। आशु को वहां कोई अल्फा नजर नहीं आया और तभी उसे समझ आ गया कि ये इस डायमेंशनल जोन की तबू पावर है, जिसे दूर करने के लिए उसने तुरंत हेवन ओपनिंग स्क्रिप्चर ऑफ द हाईएस्ट एल्डर पर स्विच कर दिया और उसी पल उसका दम घुटने जैसा एहसास गायब हो गया। हालांकि उसके पास सुप्रीम हेल किंग जैसे शार्प सेंस नहीं थे, लेकिन ट्रूथ लिसनर के साथ होते हुए यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आशु ने ट्रूथ लिसनर का इस्तेमाल करके पूरी वैली को स्कैन किया और फिर जल्दी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि इनविजिबिलिटी रोब का व्हील ऑफ डेस्टिनी सिर्फ 3 मिनट तक चलता था। इसलिए उसे उसी टाइम पीरियड के अंदर डायमेंशनल जॉन की पूरी सिचुएशन फिगर आउट करनी थी। आशु ने पहले सोचा था कि ऐसी वैली में तरह तरह के अल्फा होंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। वहां कोई अल्फा नहीं थे। वैली में बस एक टेम्पल था, लेकिन उसका डिजाइन महिम सिटी के टेम्पल से एकदम अलग था। ऑब्वियस था कि यह आइजाइनिल का लोकल स्टाइल था। टेम्पल के बाहर कोई नहीं था, लेकिन अंदर काफी लोग मौजूद थे। बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वे कुमार परिवार के मेंबर थे। कुछ लोग अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि बाकी अल्फा को कंट्रोल कर रहे थे। माहौल काफी हलचल भरा और जीवंत था। जब आशु टेम्पल के यार्ड में दाखिल हुआ, तो उसे फील हुआ कि हेवन ओपनिंग स्क्रिप्चर ऑफ दी हाईएस्ट एल्डर में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब साफ था, यहां कोई तबू पावर मौजूद नहीं थी, क्योंकि बाहर मौजूद मैनर के गार्ड्स और वैली की तबू पावर पर उन्हें पूरा भरोसा था। इसलिए टेम्पल के अंदर वाले डिफेंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। आशु ने अंदर झांक कर देखा और पाया कि टेम्पल के मैन हॉल में जो डायटी मौजूद थे, वे बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थे जिन्हें वो जानता था, बल्कि वहां हर साइज और शेप की डोल रखी हुई थी। क्या यहां जितने भी डायटी कॉन्सिक्रेटेड हैं, वो सब गोस्लिंग आइडल और गोस्लिंग नी हैं? आशु ने पूरे इलाके को स्कैन किया और देखा कि वहां लड़के लड़कियों जैसी शेप्स में बहुत सारी डोल रखी हुई थीं। उसे मोटे तौर पर समझ आ गया कि ये क्या थीं, लेकिन आशु को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए इन्हें नजरअंदाज करते हुए वो डायरेक्ट टेम्पल के बैकयार्ड की तरफ बढ़ गया। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। हालांकि उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता तो चुपचाप बातें सुनना नामुमकिन हो जाता। टेम्पल काफी बड़ा था और उसके अंदर कई कोर्टयार्ड थे। हर एक कोर्टयार्ड में अलग अलग गोस्लिंग आइडल रखे हुए थे, जिससे वहां का माहौल अजीब और डरावना लग रहा था। आशु को हमेशा से इन रिलीजियस इमारतों में कोई खास अंदाज नहीं लगता था। रिलीजन चाहे कोई भी हो, ऐसी जगहें उसे हमेशा एक अनईजी फीलिंग्स देती थीं। रास्ते में उसे कुमार परिवार के कई लोग मिले, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो आशु की दिलचस्पी जगा पाती। जब उसने देखा कि 3 मिनट पूरे होने वाले हैं, तो उसे रियलाइज हुआ कि पास के यार्ड में कोई मौजूद नहीं था। इसलिए उसने पहले उसी यार्ड में दाखिल होने का फैसला किया। यार्ड में कदम रखते ही इनविजिबिलिटी के 3 मिनट खत्म हो गए। अब आशु पर केवल इनविजिबल रोब का असर रह गया था। यानी वो केवल विजुअली इनविजिबल था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह गायब नहीं था। अच्छी बात यह थी कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, यार्ड बड़ा नहीं था और उसके अंदर बस एक छोटा सा टेम्पल हॉल था। टेम्पल का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे के सामने एक काला कपड़ा लटक रहा था। आशु ने ट्रुथ लिसनर का इस्तेमाल करके टेम्पल के इंटीरियर को स्कैन किया, तो उसे रियलाइज हुआ कि वो छोटा सा टेम्पल हॉल बेहद रहस्यमयी और टेरिफाइंग था। अंदर की डेकोरेशन बहुत ही मामूली थी,
बस एक वुडन टेबल रखी थी और उस पर एक गोस्लिंग आइडल रखा हुआ था। गोस्लिंग आइडल जेड की तरह शानदार था और खुद को बाइनल की तरह कर्ल किया हुए था। उसके बाहर एक क्रिस्टल कंटेनर था जिसके अंदर पीले कलर का लिक्विड भरा हुआ था, जो गोस्लिंग आइडल को पूरी तरह से ढक रहा था। आंसू अब हल्का फुल्का आइडिया था कि वो लिक्विड शायद कोर्प्स ओनेल था अंदर, और कुछ भी ना देखकर आशु ने टेम्पल हॉल में दाखिल ना होने का फैसला किया। जैसे ही वो टेम्पल के अंदर आगे कुछ और खोजने को मुड़ा, तभी अचानक उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल की रही होगी। उसने अजीब कपड़े पहने थे और दिखने में नाजुक लग रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी नजर में एक अजीब सा कोल्ड और सिनिस्टर लुक था जो सीधे आंसू पर जमी हुई थी। लड़की की उस कोल्ड और पेनेट्रेटिव नजर से आंसू के रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझे देख सकती है, आंसू के जहन में ख्याल दौड़ने लगे कि अब इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। सामने खड़ी लड़की सिर्फ एक आम लड़की थी जिससे आंसू का कोई पर्सनल बैर नहीं था, इसीलिए उसका मन नहीं मान रहा था कि वो सेबर निकालकर उसे मार डाले। लेकिन वो लड़की कुछ अजीब थी। उसने ना कोई चीख मारी, ना कोई घबराहट दिखाई, बस इमोशनलेस नजरों से आंसू को घूरती रही। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे देख ही नहीं पा रही? आंसू के मन में शक भर गया और उसने चेक करने के लिए बाएं तरफ 2 कदम चलने की कोशिश की। जैसे ही वो बाएं गया, लड़की की पुतलियां भी बाएं घूम गईं। फिर आंसू दाएं की तरफ कुछ कदम चला और लड़की की नजरें भी उसी दिशा में घूम गईं। वो लगातार उसे देखे जा रही थी। एक टक बिना पलक झपकाए अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो लड़की इनविजिबल आशु को साफ साफ देख सकती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।